नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने बहुत खास कहानी लेकर आया हूँ। और इस कहानी को खास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लॉ सीरीज जो है, कानून की श्रृंखला की कहानियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और इस कहानी को मैं आपके साथ आज इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है, उस कानून को जानना बहुत ज़रूरी है जिस कानून के चलते जो बलात्कार की पीड़िता होती हैं, रेप विक्टिम होती हैं, उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है, दिल्ली में निर्भया नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, बाद में उसकी हत्या भी हो गई थी। तो वो पूरी कहानी आप जानते हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि जिस लड़की की कहानी वो थी उसका असली नाम निर्भया नहीं था, कोई और था। वो जो कोई और नाम है उसको पब्लिक में नहीं लिया जा सकता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि मीडिया भी उसको सामने नहीं ला सकती है उस नाम को। यह कानूनन जो है सो जुर्म घोषित किया जा चुका है। और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद ये कानून बना कि रेप पीड़िता का नाम हम नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए काल्पनिक नाम का प्रावधान रखा गया। तो ये कहानी है मथुरा नाम की एक लड़की की। अब देखिए, यहाँ जो मैं नाम ले रहा हूँ वो नाम, मैं एक रेप पीड़िता का जो नाम ले रहा हूँ वो सही नाम है, पर इसी घटना के बाद, इसी के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अब भविष्य में कभी किसी लड़की का नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा जो रेप पीड़िता होगी। तो संजय सिन्हा, आप जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसी छोटी छोटी जानकारी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और उनकी कोशिश होती है खासतौर पर रिश्तों से जुड़ी हुई कहानियां जो होती हैं, रिश्तों के संदर्भ में जो कहानियां होती हैं, वो आपके सामने मैं पेश करता रहूं। और मैं हमेशा बहुत तरीके से कहानियां आपको सुनाता रहा हूं। अब तक रिश्तों की कहानियां मैंने सुनाई हैं। अब क्योंकि मैं लॉ की पढ़ाई भी कर रहा हूं, तो लॉ जो है बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और ये सबको जानना चाहिए, जानने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली मैं कहूँ तो लॉ जो है वो अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप खुद में एक पावर फील करेंगे। और लॉ को जानना बहुत ज़रूरी होती है। कहानी बहुत दिलचस्प है, पर कहानी की दिलचस्पी कहानी में दिलचस्पी आप इसलिए मत ढूंढिए कि ये किसी बलात्कार की कहानी है या बलात्कार पीड़िता की कहानी है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी लड़की के साथ अगर ये अपराध होता है तो ये बहुत ही कहना चाहिए जघन्य अपराध है। और इसको कभी भी मतलब एक कहानी के रूप में मैं फॉर्म भी नहीं करना चाहता हूँ। पर मैं आज जो कहानी आपको सुना रहा हूँ उसका संदर्भ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस कहानी के बाद से दो बड़े नियम में बदलाव हुए थे और उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कहानी बेशक एक लड़की और उसके साथ अत्याचार की कहानी है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसके अदालती फैसले ने भविष्य में न्याय का तरीका और मीडिया के लिए खबरों का अर्थ बदल दिया था। कहानी बहुत छोटी सी है, मैं बहुत सारे फैक्ट में नहीं जाऊंगा, और इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इस कहानी से निकले वो दो फैसले हैं। लेकिन फिर भी सुनिए संक्षेप में वो कहानी, जिसे कानून की किताब में अब नज़ीर की तरह पढ़ाया जाता है। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की बच्ची मथुरा की। मथुरा एक नाबालिग लड़की थी जो अपने बड़े भाई के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता नहीं थे और भाई ही उसकी देखभाल करते थे। मथुरा अपने गांव के ही एक नौजवान से प्रेम करने लगी। किशोरावस्था में, जैसा कि आमतौर पर हो जाता है, तो वो प्रेम करने लगी और एक दिन वो घर से अपने प्रेमी के साथ बाहर निकल गई। भाई ने इसकी शिकायत पास के थाने में कराई, तो थानेदार ने लड़का, लड़की और लड़के की माँ सबको वहां बुला लिया। तो लड़के की माँ, मतलब कि जो उसके जिससे वो प्रेम कर रही थी, उसको ही बुलाया। जैसा कि आमतौर पर थाने में ये भी होता है कि जब कोई शिकायत होती है तो थानेदार सभी को बुला लेते हैं, तो सबको बुला करके पूछताछ शुरू हो गई। फिर थानेदार ने कहा कि लड़की नाबालिग है या बालिग, इसका प्रमाण पत्र वो लेकर आए। सर्टिफिकेट होगा तभी तो पता चलेगा कि लड़की बालिग है या नाबालिग है। और अगर नाबालिग होगी तो अलग तरीके से उसको डील किया जाएगा, बालिग होगी तो अलग तरीके से डील किया जाएगा। केस में जो भी होगा उस सर्टिफिकेट के बाद ही होगा। शाम हो गई थी, अब सभी लोग घर जाने के लिए निकले थाने से। तो थाने में जो कांस्टेबल था, उसका नाम था गणपत, उसने लड़की को रोक लिया वहां पर और उसने कहा कि तुम यहीं रुको, ये लोग कागज लेकर आएंगे, सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, तब तक तुम यहीं पर रहो। मथुरा रुक गई। वो पुलिस वाले के पास थी, थाने में थी, तो शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई डर का माहौल नहीं था। अब जब सब लोग चले गए तो जो गणपत कांस्टेबल सिपाही जिसने कि मथुरा को रोका था, उसने उसका हाथ पकड़कर थाने के भीतर, मतलब कि भीतर कमरे में नहीं ले गया, वो पिछवाड़े में पीछे की तरफ बाथरूम की ओर ले गया, जहाँ शौचालय था वहां ले गया। और
वहाँ उसने मथुरा के साथ बलात्कार किया और अपने एक साथी को भी उसने बुला लिया। उसका नाम था तुकाराम। अब तुकाराम शराब के नशे में था, तो वो कुछ अधिक तो नहीं कर पाया, पर उसने भी लड़की के साथ जो भी कुछ संभव था उसने किया था। अब इसी बीच में, इसी घटनाक्रम के बीच में मथुरा के घर वाले और उस लड़के के घर वाले दोबारा कागज वगैरह लेकर थाने पहुंच गए। अब मथुरा ने वहां पर अपनी आप बीती भाई को और लड़के को और उसकी माँ को बताई कि इस सिपाही ने, इस पुलिस वाले ने उसके साथ क्या किया, उसके दोस्त ने क्या किया है। अब केस, लड़की को भगाने का जो मामला था वो हट गया। अब केस बन गया बलात्कार का। मथुरा के भाई ने उस कांस्टेबल और उसके साथी तुकाराम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चला गया, जहां उन्हें सजा भी हुई। लेकिन इसमें तुकाराम जो था, उसकी दलील थी, उसका कहना था कि वो बहुत नशे में था और उसने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उसके ऊपर जो बलात्कार का आरोप लगा है वो बेबुनियाद है और केस वही लेकर गया था कोर्ट में। और इधर कांस्टेबल गणपत का कहना था कि उसने संबंध तो बनाए थे, लेकिन मथुरा की रजामंदी से संबंध बना था। इसमें कोई रेप वाली बात नहीं थी, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं थी। और बतौर सबूत उसने कहा कि अगर मैंने जोर जबरदस्ती की होती, जैसा कि मथुरा ने कहा है, तो उसके शरीर पर कहीं प्रतिरोध के निशान तो होते। देखिए, पुलिस वाले बहुत समझदार और चालाक होते हैं। अब उनको ये बात मालूम थी कि कोई अगर उसने विरोध किया होता तो कहीं कोई खरोच, कोई निशान होते, तो कोई निशान नहीं था शरीर पर। अब मामला आगे बढ़ा और निचली अदालत में उनको सजा हो गई। लेकिन सजा होने के बाद भी मामले को, जैसे कि छोटी अदालत में सजा होती है तो उसको हाई कोर्ट में ले गए वो लोग। हाई कोर्ट में गए तो वहां भी उसे राहत नहीं मिली। अब कहाँ राहत मिलती, तो सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी उन्होंने यही दलील दी कि मथुरा के साथ कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाया गया था, जो हुआ था वो सब कुछ रजामंदी से हुआ था। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, लेकिन इस बीच में एक घटना और घटती है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम बीत गया था और वहां जाकर मथुरा ने अपना बयान बदल दिया। जो अब तक ये कहती रही थी कि उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कबूल कर लिया कि जो भी हुआ था असल में उसकी मर्जी से ही हुआ था। बात खत्म हो गई। संजय सिन्हा को यह कहानी आज आपको इसलिए नहीं सुनानी थी कि किसी लड़की के साथ बलात्कार की कहानी थी। बलात्कार साबित नहीं हुआ था। लड़की के शरीर पर चोट या जबरदस्ती के कोई निशान मौजूद नहीं थे। कहानी ये है ही नहीं। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले की, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि लड़की के साथ बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 114 ए के तहत लड़की का इतना कहना ही पर्याप्त माना जाएगा कि उसने बलात्कार की शिकायत की है। उसने कहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसकी शिकायत के बाद सामने वाले पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वो ये साबित करे कि उसने बलात्कार नहीं किया है। मतलब कि लड़की ने कह दिया तो उसको कानून इस रूप में लेगा कि लड़की के साथ वो हुआ है। और यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य कानून के तहत लड़की के शरीर पर निशान का होना और ना होना सबूत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात हुई थी, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात हुई थी, जिसके लिए आज संजय सिन्हा ने आपको एक कहानी सुनाई है। आपने नोट किया होगा कि मैंने बार बार कहा है उस लड़की का नाम है मथुरा। मैंने उसके साथ बलात्कार की घटना की चर्चा भी की है आपसे, पर आप ये भी जानते हैं कि रेप विक्टिम का नाम लेना गलत है, अपराध है, उसे सार्वजनिक करना भी अपराध है। और मैंने शुरू में ही ये बात बताई थी कि ये गैर कानूनी है, पर मैंने मथुरा का नाम लिया है। तो मेरे प्यारे परिजनों, यही वो केस है जिसके बाद ये नियम बना 228। जी हाँ, इसके बाद ये नियम बना कि किसी भी रेप विक्टिम का नाम मीडिया पर या किसी भी सार्वजनिक तौर पर कोई कहीं नहीं लेगा। रेप विक्टिम की पहचान छिपाई जाएगी। और यही कारण है कि दिल्ली में बहुचर्चित निर्भया केस में आपको असली पीड़िता का नाम नहीं पता चला, कभी वो नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। ये कहानी है मथुरा की, जिसके कारण पीड़िता की पहचान को छिपाने का कानून बना। तो आज आपको मैंने एक नई जानकारी दी
कि जब रेप विक्टिम कोई लड़की होती है तो उसका नाम पब्लिक में नहीं किया जाता है। और ये घटना जो घटी थी मथुरा के साथ, बेशक वहाँ पर जो फैसले हुए उस पर चर्चा नहीं कर रहा मैं, पर 2 बड़े बदलाव हुए थे। एक इंडियन एविडेंस एक्ट में ये लागू हुआ था कि कोई भी रेप विक्टिम जो है उसके ऊपर कोई खरोच और उसके निशान हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये बात करती है कि लड़की जो है उसने अगर कहा है कि रेप हुआ है तो जिस पर यह आरोप लगा है उसको यह साबित करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था मथुरा के बाद कि किसी भी लड़की का जिसके साथ रेप हुआ है उसका असली नाम सामने नहीं आएगा। तो यानी आप ये समझिए कि मथुरा वो आखिरी लड़की थी जिसके नाम की यहाँ पर चर्चा पब्लिक में की गई। उसके बाद आप जो भी रेप की घटना सुनते हैं तो आप पढ़ते होंगे, अखबारों में लिखा होता है बदला हुआ नाम, टीवी पर एक नया नाम आता है। तो इस तरीके से ये कानूनन जो फैसला था वो बना। और उसके बाद ये सारे जो बदलाव हुए बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव थे। चूंकि मैं कानून पढ़ रहा हूँ तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो हैं वो लेकर आपके पास आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और आपको जागरूक करता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अपने दोस्त संजय सिन्हा को अभी विदा दें। नमस्कार।